नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर PM हुमरे, सहयोगी प्राध्यापक तथा हिंदी विभाग प्रमुख। आज हम एक नए विषय की जानकारी लेने वाले हैं जिसका नाम भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप और भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नई संभावनाएं। इस विषय पर हम अधिक से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज भाषा प्रौद्योगिकी वह क्षेत्र है जो कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिलाकर मानव भाषा को समझने और उस पर काम करने के लिए उपकरण और सेवाएं विकसित करता है। इसका स्वरूप प्राकृतिक भाषा संस्करण NLP अर्थात कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान CL पर आधारित है, जबकि इसकी संभावनाएं स्वचालित अनुवाद, बोलचाल वाली भाषा, संवाद प्रणालियाँ, लेखकों की सहायता, दस्तावेज विश्लेषण और सूचना निष्कर्षण जैसे कई क्षेत्रों तक फैली हुई है। तो चलिए भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप किस प्रकार का है उसके बारे में हम यहाँ पर अधिक जानने की कोशिश करेंगे। भाषा प्रौद्योगिकी एक विशाल उसका क्षेत्र है। यह अनेक क्षेत्रों में आज प्रयुक्त हो रहा है। कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह ऐसे एक प्रमुख क्षेत्र है जिसका उपयोग भाषा प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें हो रहा है और यह काम करने के लिए अधिक से अधिक इसकी सहायता हो रही है। इसमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यह और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान यह भाषा प्रौद्योगिकी यह इस पर आधारित है, जबकि इसकी संभावनाएं अनेक प्रकार की रही है। तो इसके बारे में हम भाषा प्रौद्योगिकी का किस प्रकार का स्वरूप है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप में नेचर ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, इसमें हम देखेंगे कि तकनीकी उपकरण और सेवाएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे उपकरण और सेवाएं बनाना है जो मानव भाषा के साथ बातचीत कर सके। अर्थात भाषा प्रौद्योगिकी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का स्वरूप विभिन्न तकनीकी उपकरणों और सेवाओं के रूप में होता है जो भाषाई डेटा का विश्लेषण, प्रसंस्करण और उपयोग करते हैं। यह प्रौद्योगिकी कंप्यूटर और मशीनों के मानव भाषाओं को समझने, उत्पन्न करने और उपयोग करने में सक्षम बनाती है। निम्नलिखित इसके कुछ प्रमुख उपकरण और सेवाएं हैं, जिसमें स्वचालित अनुवाद, मशीनी ट्रांसलेशन, जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि उपकरण गूगल ट्रांसलेट डीप लैंग्वेज मतलब सेवा, यह उपकरण एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वचालित रूप से अनुवाद करने की सेवा प्रदान करते हैं। वे प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग NLP और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। दूसरा है इसमें वॉइस रिकॉग्निशन अर्थात स्पीच रिकॉग्निशन, यह एक उपकरण है। गूगल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा, इसके माध्यम से यह सेवा प्रदान की जाती है। यह तकनीकी उपकरण उपयोगकर्ता की आवाज़ को पहचान कर उसे टेक्स्ट में बदलते हैं। यह सेवाएं वॉइस कमांड्स, वॉइस सर्च और वॉइस बेस्ड इंटरफेस को सक्षम बनाती है। इसमें तीसरा स्वरूप के अंतर्गत, उप मुद्दों के अंतर्गत टेक्स्ट टू स्पीच अर्थात गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, अमेजॉन पॉली, यह सेवाएं लिखित टेक्स्ट को स्वाभाविक आवाज में परिवर्तित करती है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए बेहद सहायक होती है। उसके बाद है स्पेल चेक और ग्रामर चेक। जैसे कि किसी को कोई ग्रामर अर्थात व्याकरण के संदर्भ में कुछ काम करके लेना है, कुछ सुधार करके लेना है, तो ये दो गूगल के पास उपकरण है जिसमें ग्रामरली और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके माध्यम से
ये क्या करता है कि ये सेवा वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को स्वचालित रूप से पहचाने और सुधारना में मदद करती है। उसके बाद आता है समराइजेशन, सारांशीकरण। जैसे कि हम देखते हैं कि AI बेस्ड समराइजर्स यह एक उपकरण है और यह सेवा लंबे पाठ को संक्षेप में बदलने के लिए NLP तकनीकों का उपयोग करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को त्वरित जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस, यह एक उपकरण है। इसमें IBM वैटसन और मॉन्की लर्नर अर्थात ये क्या करता है कि यह तकनीक टेक्स्ट में भावनाओं का विश्लेषण करती है, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ जो भावनाएं हैं उसका वह लॉजिकली, तार्किक दृष्टि पर वह उसका विश्लेषण करता है। उसके बाद आता है भाषा पहचान, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम देखते हैं कि यह भी एक गूगल क्लाउड ट्रांसलेशन API अर्थात ये इस प्रकार का एक उपकरण है और ये क्या करता है कि यह उपकरण किसी दिए गए टेक्स्ट की भाषा की पहचान करने में सक्षम होता है, वो भाषा पहचानने का काम करता है। उसके बाद आता है अभी वर्तमान में जो अधिकतर चल रहा है वह है चैटबॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट्स एंड AI अर्थात ChatGPT, डायलॉग फ्लो और वेटसन असिस्टेंट। ये क्या है कि ये ग्राहकों को सेवाएं देने का काम करते हैं और यह सेवाएं ग्राहक सहायता, पूछताछ और संवादात्मक इंटरफेस प्रदान करती है। चैटबॉट्स ने बहुत सारे उद्योगों में मानव कर्मचारियों की जगह ली है। उसके बाद आता है टेक्स्ट माइनिंग अर्थात रैपिड माइनर और KNIME इस प्रकार का एक उपकरण है और ये क्या करता है कि ये पूरा तकनीकी डेटा से उपयोग जानकारी निकालने के लिए पाठ्य डेटा का विश्लेषण करती है। उसके बाद आता है संवेदनशील डेटा पहचान, सेंसिटिव डाटा डिटेक्शन। ये एक AWS मैकी नाम का एक उपकरण है और यह सेवा संवेदनशील डेटा जैसे कि व्यक्तिगत पहचान, वित्तीय जानकारी या गोपनीय जानकारी की पहचान करने और उसे सुरक्षित रखने में मदद करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा स्वरूप के अंतर्गत NLP अर्थात प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ये क्या होती है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कंप्यूटरों द्वारा मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने की क्षमता शामिल है। भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के अंतर्गत भाषा प्रौद्योगिकी का एक अहम हिस्सा है जो कंप्यूटरों और मशीनों को मानव भाषा को समझने, विश्लेषण करने, उत्पन्न करने और उत्तर देने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक बहुआयामी और जटिल क्षेत्र है जो कंप्यूटर विज्ञान, भाषा शास्त्र और गणित का संयोजन है। NLP के माध्यम से मशीनें मानव भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि को समझ सकती है, उनका विश्लेषण कर सकती है और उनके आधार पर निर्णय ले सकती है। इसके अंतर्गत कुछ 8-10 मुद्दे आते हैं। इसमें NLP का स्वरूप कई प्रमुख प्रक्रियाओं और तकनीकों में बांटा जा सकता है जो विभिन्न उपयोग मामलों को संबोधित करता है, जैसे वाक्य विभाजन, सेंटेंस सेगमेंटेशन। यह प्रक्रिया टेक्स्ट को वाक्य में विभाजित करती है। जैसे यदि आपके पास एक लंबा पैराग्राफ है तो NLP इसे वाक्यों में तोड़ देगा ताकि प्रत्येक वाक्य पर विश्लेषण किया जा सके। इसमें दूसरा जो आता है शब्द भेदन। इसमें वाक्यों को शब्दों या वर्ड टोकन्स में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं स्कूल जा रहा हूँ को टोकन में मैं स्कूल जा रहा हूँ में तोड़ दिया जाता है। मतलब उसमें ऐसा एक खंडीकरण की प्रक्रिया की जाती है, अलग अलग करने की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद आता है वर्तनी और व्याकरण सुधार, स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन। इसमें NLP की मदद से वर्तनी वाक्य में विभाजित करने का काम करती है। जैसे NLP की मदद से वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को, जिसमें जो दोष होते हैं, को स्वचालित रूप से सुधारा जा सकता है।
यह सॉफ्टवेयर वर्तनी की गलती पहचान कर उसे सही रूप में बदल देता है। उसके बाद आता है शब्दार्थ विश्लेषण। इसमें हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया शब्दों के अर्थ और उनके आपसी संबंधों को समझने के लिए होती है। जैसे एक शब्द का बहु प्रभाव हो सकता है, जैसे बैंक का अर्थ नदी के किनारे या वित्तीय संस्था हो सकता है, जिसे संदर्भ के आधार पर पहचाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वाक्य संरचना विश्लेषण, सिंटैक्टिक एनालिसिस, इसे पासिंग भी कहा जाता है और यह वाक्य की संरचना को समझने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में यह निर्धारित किया जाता है कि वाक्य में कौन सा शब्द किस भूमिका में है, जैसे कि क्रिया, संज्ञा, विश्लेषण आदि। उसके बाद आता है सार्थक विश्लेषण। यह प्रक्रिया वाक्य के वास्तविक अर्थों को पहचानने के लिए होती है। उदाहरण के लिए, वह पुस्तक पढ़ रहा है का अर्थ वह पढ़ाई कर रहा है से अलग हो सकता है, जिसे सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु पहचान। वस्तु पहचान में अर्थात नेम्ड एंट्री रिकॉग्निशन NER अर्थात इस तकनीक में टेक्स्ट में किसी विशिष्ट नाम जैसे व्यक्ति का नाम, स्थान, संगठन को पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की में बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट को पहचाना जाएगा। उसके बाद आता है भावना विश्लेषण, सेंटिमेंट एनालिसिस। इसमें एक टेक्स्ट के भावनात्मक स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। यह देखा जाता है कि किसी टेक्स्ट में सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ भावनाएं हैं या नहीं। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट या ग्राहक समीक्षाओं में यह बहुत उपयोगी हो सकता है। किसी संदर्भ में शब्द का अर्थ, इसमें हम देखते हैं कि भावना के बाद उसके बाद आता है समानार्थक शब्द भी है। समानार्थक शब्द भी एक प्रकार वर्ड लेमिनेशन, यह शब्द के मूल रूप को पहचानने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए रनिंग, रैन, रन्स को रन में परिवर्तित किया जाता है, जो कि इनका मूल रूप है। उसके बाद है अनुवाद, मशीन ट्रांसलेशन। NLP का एक प्रमुख हिस्सा यह भी है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। गूगल ट्रांसलेट और डीप लैंग्वेज इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रक्रिया में NLP टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्रोत भाषा के वाक्य का अर्थ समझा जाता है और फिर उसे लक्ष्य भाषा को ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद आता है चैट बॉट्स और संवाद प्रणाली। NLP का उपयोग विभिन्न संवादात्मक सिस्टम, AI सिस्टम्स जैसे चैटबॉट्स में किया जाता है, जो ग्राहकों के सवालों का उत्तर देने, समस्याओं का समाधान करने या सूचनाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है अंत में डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग और कैटेगराइजेशन। NLP का उपयोग दस्तावेजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक समाचार लेख को खेल, राजनीति, विज्ञान इत्यादि श्रेणियों में रखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान CL अर्थात यह भाषाई सिद्धांतों को कंप्यूटेशनल मॉडल में विकसित करने पर जोर देता है। ये इस पर केंद्रित है। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान भाषा प्रौद्योगिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण और जटिल पहलू है, जो भाषा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान का संयोजन है। वह क्षेत्र प्राकृतिक भाषा की संरचना, अर्थ और उपयोग को समझने और मॉडल करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान के एल्गोरिदम और तकनीकों का उपयोग करता है। कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान का उद्देश्य यह है कि मशीनें जैसे कंप्यूटर और अन्य डिजिटल प्रणालियां मानवीय भाषा को समझ सके, उसे उत्पन्न कर सके और सही तरीके से उसका विश्लेषण कर सके। इसका स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से है। इसके कुछ प्रमुख घटक हैं, जिसमें भाषाई संरचना, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स अर्थात कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में भाषा की संरचना, सिंटैक्स को समझने पर जोर दिया जाता है। यह वाक्य की संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर और शब्दों में आपसी संबंधों को निर्धारित करने में मदद करता है। पार्सिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो वाक्य के संरचनात्मक संबंधों को पहचानने के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद आता है भाषा मॉडलिंग।
लैंग्वेज मॉडलिंग यह वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को मानव भाषा की विशेषताओं को समझने और अनुमानित करने में सक्षम बनाया जाता है। उदाहरण के लिए एन ग्राम मॉडल का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी शब्द के आने की संभावना क्या होगी, जबकि पिछले कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह मॉडल प्राकृतिक भाषा को सही तरीके से उत्पन्न करने में मदद करता है। उसके बाद आता है वाक्य संरचना और वाक्य निर्माण। सिंथेटिक अर्थात सिंटेक्स एंड सेंटेंस जनरेशन का उपयोग वाक्य की संरचना का विश्लेषण करने और सही वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। पार्सिंग तकनीक के माध्यम से वाक्य को संरचनात्मक रूप से विभाजित किया जाता है ताकि कंप्यूटर यह समझ सके कि वाक्य में कौन सा शब्द किस भूमिका में है, जैसे क्रिया, संज्ञा, विशेषण आदि। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र और संदर्भ, सेमेंटिक्स एंड कंटेक्स्ट। कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में अर्थशास्त्र सेमेंटिक्स का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि शब्दों और वाक्यों का संदर्भ में क्या अर्थ है। जैसे बैंक शब्द का अर्थ संदर्भ के आधार पर बदल सकता है। नदी के किनारे या वित्तीय संस्थान संदर्भ संवेदनशीलता पर आधारित मॉडल्स इस मुद्दे का समाधान करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद आता है नामांकित इकाई पहचान, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। अर्थात कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में नामांकित इकाई पहचान NER तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे टेक्स्ट में नाम, स्थान, तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाना जाता है। उदाहरण के लिए एलन मस्क ने टेस्ला की स्थापना की, में एलन मस्क और टेस्ला को पहचानना, इस प्रकार का यह पहचान करने का काम करता है। उसके बाद आता है स्वचालित अनुवाद, मशीनी ट्रांसलेशन। कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान का एक अहम क्षेत्र स्वचालित अनुवाद है, जिसमें एक भाषा में दूसरी भाषा में सही और अर्थपूर्ण अनुवाद उत्पन्न करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। गूगल ट्रांसलेट इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान की तकनीकों का उपयोग करके अनुवाद करता है। उसके बाद आता है वॉयस और भाषण विश्लेषण। कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में वॉयस रिकॉग्निशन और वॉयस सिंथेसिस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह तकनीकें मशीनों को मानव भाषण को समझने और उसे टेक्स्ट में बदलने या प्राकृतिक आवाज में उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। अर्थात कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण घटक संज्ञानात्मक मॉडलिंग है, जो यह अध्ययन करता है कि मनुष्य भाषा को कैसे समझते हैं और उत्पन्न करते हैं। यह मॉडल्स संज्ञानात्मक विज्ञान और मनोविज्ञान साइकोलॉजी से प्रेरित होते हैं और इनका उद्देश्य है कि मशीनों को मानव की तरह सोचने और भाषा को समझने की क्षमता मिल सके। उसके बाद आता है चैटबॉक्स और संवादात्मक AI। अर्थात कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान का उपयोग चैटबॉक्स और संवादात्मक प्रणालियों में किया जाता है, जो उपयोगकर्ता के सवालों का सही तरीके से उत्तर देने और संवाद स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इन प्रणालियों का उपयोग ग्राहक सेवा, स्वचालित QA और संवादात्मक एजेंट के रूप में किया जाता है। उसके बाद भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप के अंतर्गत जो चौथा प्रकार आता है वह है भाषा डेटा पर आधारित। भाषा प्रौद्योगिकी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण और मौलिक पहलू है। भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप भाषा डेटा पर आधारित, यह भाषा प्रौद्योगिकी के स्वरूप के अंतर्गत चौथा प्रकार आता है। स्वरूप के अंतर्गत इसमें भाषा प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण और मौलिक पहलू यह है भाषा डेटा पर आधारित होना। यह डेटा वो मूलभूत तत्व होता है जिस पर विभिन्न भाषाई प्रणालियां और मॉडल काम करते हैं। भाषा डेटा में शब्द, वाक्य संरचना, अर्थ और संवादात्मक संदर्भ जैसी कई परतें शामिल होती हैं। इन डेटा तत्वों का संग्रह, विश्लेषण
और प्रसंस्करण भाषा प्रौद्योगिकी के विकास का आधार बनते हैं। इसके अंतर्गत कुछ स्वरूप के घटक में आते हैं। भाषा डेटा पर आधारित भाषा प्रौद्योगिकी के कुछ प्रमुख मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जिसमें पहला मुद्दा है भाषा डेटा संग्रहण, लैंग्वेज डाटा कलेक्शन। स्रोत: भाषा डेटा विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है, जैसे साहित्य, वेब पेज, समाचार लेख, किताबें, सोशल मीडिया, शोध पत्र, तकनीकी दस्तावेज आदि। विविधता: ये डेटा विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लिखित या बोली स्पोकन। उदाहरण के लिए ट्विटर में लिया गया डेटा, समाचार वेबसाइट्स या शैक्षिक शोध पत्र। बड़ी डेटा सेट्स: डेटा का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि कॉर्पस, जो बड़ी मात्रा में लिखित या बोली गई सामग्री को संग्रहित करता है, जैसे विकिपीडिया कॉर्पस, गूगल बुक्स कॉर्पस या कॉमन क्रॉल। ये उसके बाद दूसरा स्वरूप के अंतर्गत आता है भाषा डेटा का पूर्व प्रसंस्करण, टोकनाइजेशन। टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे शब्द या वाक्य विभाजित करना। उदाहरण के लिए भारत बहुत सुंदर देश है को टोकन में विभाजित करना, भारत बहुत सुंदर देश है। स्वच्छता: भाषा डेटा में अनावश्यक तत्वों को हटाना, जैसे विशेष वर्ण, अतिरिक्त रिक्त स्थान या अव्यावहारिक डेटा। उसके बाद आता है स्टॉप वर्ड्स। इसमें और, का, के, ये जैसे सामान्य शब्द जो है विश्लेषण में योगदान नहीं करते, उन्हें हटाना। उसके बाद आता है लिमिटाइजेशंस, शब्दों को उनके मूल रूप में बदलना, जैसे रनिंग, रैन को रन में बदलना। उसके बाद आता है भाषा मॉडल। सांख्यिकीय भाषा मॉडल में 3 प्रकार है। सांख्यिकीय मॉडल, स्टैटिकल मॉडल, भाषा के शब्दों के बीच सांख्यिकीय पैटर्न की पहचान करना। उदाहरण के लिए एन ग्राम मॉडल। उसके बाद आता है गहरे अध्ययन के मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल्स, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, RNN और ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग किया जाता है, जो बड़े भाषा डेटा सेट से पैटर्न और अर्थ निकालते हैं। उसके बाद आता है BERT अर्थात बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। यह एक लोकप्रिय मॉडल है जो बड़े पैमाने पर भाषा डेटा का उपयोग करता है और वाक्यों के संदर्भ में शब्दों के सही अर्थ को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद आता है भाषा डेटा का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज डाटा, अर्थात इसमें भी 3 प्रकार है। सिंथेटिक विश्लेषण, वाक्य की संरचना का विश्लेषण, जैसे कि वाक्य में प्रत्येक शब्द की भूमिका, क्रिया, संज्ञा, विशेषण आदि को समझना। यह डिपेंडेंसी पार्सिंग या कंस्टिट्यूएंसी पार्सिंग के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आता है सार्थक विश्लेषण, सेमेंटिक्स एनालिसिस। यह विश्लेषण शब्दों और वाक्यों का वास्तविक अर्थ निकालता है। उदाहरण के लिए बैंक का अर्थ नदी के किनारे या वित्तीय संस्था हो सकता है। इसे संदर्भ के आधार पर पहचान करता है। भावना विश्लेषण, सोशल मीडिया या ग्राहक समीक्षाओं में वह पता लगाना कि टेक्स्ट सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ है। उसके बाद है कंप्यूटर भाषा विज्ञान और भाषा डेटा। इसमें संरचनात्मक विश्लेषण, कंप्यूटर भाषा विज्ञान में कंप्यूटरों को भाषा डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे शब्दों के बीच का संबंध, वाक्य की संरचना और शब्दार्थ को समझ सके। उसके बाद आता है मशीन ट्रांसलेशन, भाषा डेटा का उपयोग एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वचालित अनुवाद करने के लिए किया जाता है, जैसे गूगल ट्रांसलेट और डीप लर्निंग का काम होता है। उसके बाद है भाषा डेटा का अनुकरण, टेक्स्ट टू स्पीच, लिखित टेक्स्ट को बोली गई आवाज़ में बदलने की प्रक्रिया। यह तकनीकी भाषा डेटा के लिए आवाज़ उत्पन्न करने के लिए लागू की जाती है। स्पीच टू टेक्स्ट, किसी बोली गई आवाज़ को लिखित टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया, जैसे कि गूगल वॉइस, सीरी या अन्य वॉइस असिस्टेंट। उसके बाद अंत में विशेष भाषा कॉर्पस, कई बार विशेष क्षेत्रों के लिए भाषा डेटा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चिकित्सा, विज्ञान, कानूनी या वित्तीय डोमेन से संबंधित डेटा। विशेषीकृत का उपयोग भाषा मॉडल को क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है।
उदाहरण के लिए चिकित्सा में मेडिकल एनएलपी और फाइनेंशियल एनएलपी के लिए किया जाता है। भाषा प्रौद्योगिकी यह किस प्रकार उसका स्वरूप है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। अर्थात भाषा प्रौद्योगिकी वह क्षेत्र है जो कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिलाकर मानव भाषा को समझने और उस पर काम करने के लिए उपकरण और सेवाएं विकसित करता है। इसका स्वरूप प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान पर आधारित है, जबकि इसकी संभावनाएं स्वचालित अनुवाद, बोलचाल वाली भाषा, संवाद प्रणालियाँ, लेखकों की सहायता, दस्तावेज विश्लेषण और सूचना निष्कर्षण जैसे कई क्षेत्रों तक फैली हुई है। इस प्रकार भाषा प्रौद्योगिकी वर्तमान युग में कई क्षेत्रों में, कई शाखाओं में, कई विषयों के तकनीकी के क्षेत्रों में भी इसका सफल रूप से प्रयोग हो रहा है। भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप के बारे में अगर आपकी कोई शंका है, प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।